गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों आज है सितंबर 18 2021 सैटरडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए बिना किसी डिले के डायरेक्ट न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। ये आपका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 सितंबर यानी कि कल की न्यूज़ है। भैया कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का बर्थडे था। उनके बर्थडे पे उनको जो गिफ्ट दिया गया है वो ये है। कल हमारी कंट्री में 2,50,10,319 वैक्सीनेट किया गया लोगों को। इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन कल दी गई है जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बस ये न्यूज़ यहीं तक। एग्ज़ाम के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए जो रेलेवेंट न्यूज़ है वो ये है। पीएम ऑन काबुल क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्टेबिलिटी थिंक टुगेदर ऑन रिकॉग्निशन। देखिए हेडिंग ही बहुत कुछ कह देती है। हम सबको पता है कि एससीओ, तो इसको आप जीएस पेपर 2 से कवर करते हो आईआर वाले पोर्शन से। एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अभी एक मीटिंग चल रही है। कहाँ पे? दुशांबे में। दुशांबे ये आपको याद रखना है। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, ये भी आपको याद रखना है। पहले भी मैं एससीओ के बारे में बहुत बार करवा चुका हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो एससीओ का पार्ट है। यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्रीज इन द कमेंट सेक्शन। एससीओ का पार्ट इंडिया और पाकिस्तान भी एससीओ के परमानेंट मेंबर्स हैं। इसकी भी आप मुझे ईयर जरा बता दो कि इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के परमानेंट मेंबर जो हैं कब बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि पास्ट में आर्टिकल्स में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। शंघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, खाली यूरोप मत लिख देना, खाली एशिया मत लिख देना। यूरोपीय जैसे, क्योंकि रशिया भी इसके अंदर है। रशिया तो यूरोपियन कंट्री है और एशियन कंट्री भी है, इसलिए इसको यूरेशियन एक ग्रुपिंग बोला गया है, यूरेशियन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी को भी आप इसमें इन्वॉल्व करना है। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, सिर्फ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नहीं है। अब यहाँ पे मामला क्या उठता है? मामला ये है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान का कंट्रोल हो गया है तो पूरी दुनिया इस मामले में थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है। वियर्ड बिहेव इन द सेंस कि थोड़ा सा अनईजी हो गया। अनईजी इन द सेंस कि एससीओ के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सीधा सीधा बोला है कि देखिए, पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम तालिबान को एक्सेप्ट करें कि ना करें। एक्सेप्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अभी प्रेजेंट सरकार बनी है वो इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि उसमें वीमेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। मोस्टली 99% उसके अंदर जो भी लीडर उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो पश्तून हैं। जो दूसरी वहाँ पे एथनिक जो लोग रहते हैं, दूसरे जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसको लेके मिस्टर मोदी ने थोड़ा सा यहाँ पे ये बात बोली है। कहाँ पे बोली है? दुशांबे में बोली है। ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है? दुशांबे में। दुशांबे ताजिकिस्तान की कैपिटल है और इसे कहा जाता है दुशांबे डिक्लेरेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दुशांबे डिक्लेरेशन कब हुआ था? 2021 में। कहाँ हुआ था? दुशांबे में हुआ था। कहाँ है? ताजिकिस्तान की कैपिटल है। ताजिकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बहुत सारे अफगान मिलिट्री के सोल्जर्स भाग के ताजिकिस्तान चले गए थे, ये भी आपको पता है, राइट? तो डिक्लेरेशन आपको याद रखना है। इस डिक्लेरेशन के अंदर पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, तजाकिस्तान भी है। ठीक है, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। उसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और है। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं मिस्टर जनरल बिपिन रावत, इन्होंने कल एक बयान दे दिया था। इन्होंने कहा था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हो रहा है, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन्होंने कहा था कि चाइना धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, तालिबान, और वेस्ट से धीरे धीरे दूर जा रहा है। इसे उन्होंने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन का दूसरी सिविलाइजेशन के साथ क्लैश हो रहा है। लेकिन हमारे जो जयशंकर जी हैं वो इनकी बात से अग्री नहीं करते। उनका कहना है कि ये बात उनका पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं मानती है कि किसी तरह का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्योंकि इंडिया कभी भी बिलीव नहीं करता क्लैश के अंदर। ये उन्होंने बोला, इंडिया हैड नेवर सब्सक्राइब्ड टू एनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अग्री करना, ठीक है, उस चीज को मानना। क्योंकि इंडिया की अगर हिस्ट्री देखो, इंडिया ने हार्डली
कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल रहा होगा किसी दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक किया होगा इंडिया ने? इंडिया इस तरह का कंट्री है ही नहीं जो क्लैश में बिलीव करता है, ये हमारा हिस्ट्री हमें बताता है। ओके, चलिए जीएसटी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। जीएसटी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 279A। 279A को जीएसटी काउंसिल की बात करता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर इसके हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, जैसे हमारी निर्मला सीतारमैया जी हैं, ये इसकी चेयरमैन होती हैं। उसके अलावा दूसरी स्टेट के सीएम्स या उनके जो अपॉइंट किए हुए मेंबर हैं वो भी होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है कौन से आर्टिकल को ऐड करना है, कौन से आर्टिकल को रिमूव करना है, कौन से आर्टिकल के ऊपर टैक्स रेट कम करना है, कौन से आर्टिकल के ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा करना है, ये सारे के सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। इस बार जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। इसके अंदर कई मुद्दे डिस्कस किए गए, कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दे थे वो थे फ्यूल को लेके, कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाएं कि नहीं लाएं। तो इसके ऊपर इन्होंने कह दिया है कि फिलहाल सरकार का कोई प्लान नहीं है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने का। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा जो मुद्दा था वो यहाँ पे था स्विगी और जोमेटो को लेके, कि जो फूड डिलीवरी एप्स हैं इनको एग्रीगेटर्स बोलते हैं, फूड रेस्टोरेंट डिलीवरी एग्रीगेटर्स, क्या इनको भी हम लोग जीएसटी के अंदर लाएंगे? नहीं, जीएसटी के अंदर ये पहले भी थे, लेकिन क्या इनको हम लोग एज अ रेस्टोरेंट ट्रीट करेंगे? इसके ऊपर फैसला ले लिया गया है। जीएसटी ने कह दिया है कि आज के बाद जो रेस्टोरेंट को टैक्स पे करना पड़ता था ना, अभी वो टैक्स स्विगी और जोमेटो पे करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो अन रेस्टोरेंट, दे आर ऑल्सो रेस्टोरेंट। तो टैक्स अभी कौन पे करेगा? स्विगी और जोमेटो पे करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट जहां से वो लोग ऑर्डर उठाते हैं। इससे क्या होगा? इससे लीकेज बचेगा। कई बार ऐसा होता था कि रेस्टोरेंट वगैरह अपना बिल वगैरह प्रॉपर पे नहीं पे तैयार करते थे, लीकेज हो जाता था सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी स्विगी और जोमेटो को जब टैक्स पे करना पड़ेगा तो रेस्टोरेंट को प्रॉपरली बोलेंगे बिल वगैरह जनरेट करने के लिए, तो टैक्स की जो लीकेज होती थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या इसके ऊपर कस्टमर को कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो पहले भी टैक्स पे कर रहे थे, वो भी अभी भी करेंगे। कितना करते हैं? 5%। तो 5% जीएसटी पहले लगता था, 5% अभी लगेगा। फर्क सिर्फ इस पे पड़ा है कि स्विगी और जोमेटो को अभी टैक्स पे करना पड़ेगा, पहले रेस्टोरेंट पे करते थे। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक और मुद्दा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्या था? वो था कंपनसेशन को लेके। जीएसटी को जब पास किया गया था 2017 में, जब इसको लागू किया गया, तो एक मुद्दा सबके सामने आया कि कुछ स्टेट ऐसी थी जिनका रिवेन्यू लॉस हो रहा था, उसमें उनको कंपनसेशन दिया जा रहा था। तो स्टेट्स को अब 5 सालों के लिए, मतलब जुलाई 2022 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को उनके रेवेन्यू लॉस के लिए कंपनसेशन देती थी। इसकी फाइनल डेट जुलाई 2022 में खत्म हो रही है। क्या इसके आगे भी कंपनसेशन कंटिन्यू रहेगा? इस बात पे डिस्कशन किया जाना था, क्योंकि स्टेट स्पेशली सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु और केरला बार बार सेंटर को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस कंपनसेशन पीरियड को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोविड हो गया है, कोविड की वजह से स्टेट्स का रिवेन्यू कम हो गया है। लेकिन इसके ऊपर भी फैसला ले लिया गया है। सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है कि कंपनसेशन का पीरियड 2022 से आगे नहीं जाएगा। हम सिर्फ वही कंपनसेशन देंगे, क्योंकि देखिए कोविड के समय में सरकार का रिवेन्यू कम हो गया था, सरकार का इनकम कम हो गया था, तो सरकार ने कुछ पैसा मार्केट से बोरो किया था स्टेट को कंपनसेट करने के लिए। अभी ये जो बोरो किया हुआ पैसा अब ये वापस तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए सरकार ने अभी 2024 और 26-25 के लिए कंपनसेशन देगा, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन नहीं देगा। जो पैसा सरकार ने बोरो किया था उसके लिए कंपनसेशन देगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया गया, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो। उसके अलावा अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है हमारा जीएस पेपर 2 से जुडिशरी से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी वाले सेक्शन से कवर आता है कि कॉलेजियम रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट सीजेस बिंदल एंड कुरैशी। एक एक जज के बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को कई चरणों में, कई जो है पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया। जो लास्ट हमारा हुआ था वो हुआ था 1998 में, जिसे थर्ड जो है हम लोग जज केस भी बोलते हैं। इसमें जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था।
कोलेजियम सिस्टम हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। किस लिए यूज किया जाता है वो आपको पहले से पता ही है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम में बहुत डिटेल में करवा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कोलेजियम सिस्टम वाले टॉपिक को लेके, आप उसमें देख लेना। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसके अंदर हमारे सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब भी किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है या फिर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम होता है वो काम करता है। इस बार इन्होंने क्या किया, 28 जजेस को इधर से उधर ट्रांसफर किया। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है? कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे ही होता है। कोलेजियम उनको उस रिकमेंडेशन को सरकार के पास भेजती है। सरकार अपनी जो कार्रवाई करनी होती है आईबी वगैरह की, वो कार्रवाई करने के बाद उनके नाम को क्लियर कर देती है। ठीक है, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूं कि सरकार कितने समय में वो नाम क्लियर करती है। सपोज सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के नाम भेजे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कितने समय में उसको क्लियर करेगी, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है। गवर्नमेंट चाहे तो 1 दिन में कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो 1 साल के लिए भी उन नामों को अपने पास रख सकती है, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन एक बार अगर वो सरकार ने नाम वापस भेज दिए तो उनकी अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम आई नो आप सबको पहले से अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वही यहाँ पे जो टॉपिक हैं रिपीटेड हैं। चलिए ठीक है, तो अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो एडिटोरियल पेज है, लेकिन एडिटोरियल पेज आपको पता है हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। लेकिन एडिटोरियल पेज से जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप इशू को मैंने आपको पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं करवा चुका हूं। 2-3 दिन तक लगातार मैंने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया था। लक्षद्वीप में कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ कानून जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, हल्का से इंट्रोडक्शन देता हूं। इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन ऐसी थी कि जो लक्षद्वीप के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री थी, कुछ डेयरी थी जो सरकारी हुआ करती थी, जो वहाँ पे मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते थे, सरकार ने इनको बंद कर दिया। एक चीज़ यहाँ पे और की गई कि जो मिड डे मील था, जो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, उसमें पहले चिकन और फिश वगैरह दी जाती थी, सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, सरकार ने इसको वेजिटेरियन बना दिया। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि यहाँ पे कुछ मीट इंडस्ट्री थी जिसमें काउ स्लॉटर वगैरह होता था, उसके लिए भी कुछ चेंजेस किए गए। एक चीज़ यहाँ पे और की गई थी कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो वहाँ पे लोकल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक चीज़ यहाँ पे और इंट्रोड्यूस की गई थी सरकार ने कि वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, सरकार उनकी ज़मीन को अक्वायर कर सकती है, लैंड को अक्वायर कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ होटल इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे की गई थी लक्षद्वीप के अंदर, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। वहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी ज़मीन को हमसे छीनना चाहती है, सरकार हमारी फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहती है, सरकार हमारे रिलीजन के ऊपर अटैक कर रही है। इस तरह के कुछ आरोप वो लगाए गए थे गवर्नमेंट के ऊपर। अब इसके लिए केरला हाई कोर्ट में पीआईएल डाली गई थी। आपने सोचा होगा सर केरला हाई कोर्ट के अंदर क्यों डाली गई है, किसी और हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं डाली गई है? क्योंकि लक्षद्वीप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर में आता है। लक्षद्वीप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट में अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार का किसके अंदर में आता है, जरा आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि मैं भूल गया हूं यार। अंडमान निकोबार का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है, ये मुझे आप बताओगे। लक्षद्वीप का मैंने आपको बता दिया है। तो केरला हाई कोर्ट ने पहले उसके ऊपर स्टे ले लिया था, लेकिन फाइनली जब सरकार ने अपना जवाब वहां पे दिया है तो केरला हाई कोर्ट ने वो स्टे वहां से हटा लिया है। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं वो ठीक हैं, वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। क्योंकि सरकार ने जो आर्गुमेंट दिया है वो कुछ इस तरह से है। सरकार ने ये कहा है कि देखिए, हम लोगों ने मीट को हटा दिया है विदाउट एनी डाउट, लेकिन मीट की बजाय हम लोगों ने फ्रूट्स इंक्लूड कर दिए हैं। क्योंकि ऐसा पहले भी कई स्टेट में हो चुका है, ऐसा वेस्ट बंगाल में हो चुका है, गोवा, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार में पहले ऐसा हो चुका है। तो जब किसी को वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं था तो यहां पे ऑब्जेक्शन क्यों है? सरकार ने ये कहा। जो डेयरी को लेकर सरकार ने बात की, सरकार ने कहा कि देखिए, कावारत्ती और मिनिकोय आइलैंड के अंदर जो डेयरी थी, सरकारी जो डेयरी थी, उसको हर साल 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। क्योंकि कावारत्ती और मिनिकोय की पॉपुलेशन है 20,000 और वहां पे मिल्क प्रोड्यूस होता था सिर्फ और सिर्फ 170 लीटर। तो भैया, जब इतना नुकसान हो रहा है तो इससे अच्छा उसको बंद कर दो, है ना? तो ये बंद करने की उसको इसलिए बात की थी सर। तो हाई कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को मान लिया फाइनली, और इसके ऊपर जो स्टे लिया हुआ था उसको हटा दिया गया है।
उन्होंने अपनी पीआईएल के अंदर क्या आर्गुमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 300A का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस है, लेकिन फिलहाल तो हाई कोर्ट ने इसको बोल दिया। अब खैर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखना रहेगा वहां पे क्या रहेगा। लेकिन जिन बच्चों को लक्षद्वीप के इशू के बारे में नहीं पता है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना, क्योंकि वो काफी डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज और है, वो है सीरो सर्वे को लेके। सीरो सर्वे किस लिए किया जाता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को मेजर करने के लिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है टू रिकॉग्नाइज एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वायरस। अगर आप इन्फेक्शन आपको हो गया है, नेचुरल इन्फेक्शन आपको हो गया है और आप रिकवर हो गए हो, या फिर आपको वैक्सीन लगा दी गई है, इन दोनों केस में आपकी बॉडी में, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ताकि फ्यूचर में जो हमारे अगर वायरस अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इस तरह का कुछ सीरो सर्वे चंडीगढ़ में किया गया और मुंबई में किया गया, और ये पाया गया कि भैया मोर देन 80% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां के लोग अभी अपने आप, उनकी बॉडी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है अगेंस्ट द अटैक ऑफ वायरस। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज भी है, अच्छी न्यूज इन द सेंस के हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कितने दिन तक रहती हैं, इसके बारे में अभी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई है। कुछ लोग कहते हैं 6 महीना, कुछ कहते हैं 1 साल, कुछ कहते हैं 3 साल। वी रियली डू नॉट नो, अभी इसके बारे में और रिसर्च किया जाना बाकी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनको वैक्सीन मिल चुका है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार हम लोग आपके लिए हमेशा लेके आते हैं एनालिसिस। अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो इस पेज को हमारे आप ज्वाइन कर सकते हो, हम यहाँ पे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट लेके आते हैं रोज़। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप का यूज़ करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मैसेज भेजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे एफर्ट को अगर प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डोनेट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेहनत लगता है, समय लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, और अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें तो आप हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो कहाँ से आती है, जीएस पेपर 2 से न्यूज़ आती है। देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, अदरवाइज इसको इंक्लूड मैं नहीं करता। ओकस, AUKUS, ये क्या है, ये 3 कंट्री का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का दुश्मन एक ही है, वो कौन है, चाइना। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, और ये तो पहले से ही दोस्त हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इंडो पैसिफिक, स्पेशली पैसिफिक ओशन के अंदर जो चाइना ने चैलेंज दिया है, उसको टैकल करने के लिए कंट्री साथ में आ गई हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने एक डील साइन की है, जिस डील के तहत यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन प्रोवाइड कराएंगे। वो आम सबमरीन नहीं है, डीजल वाली नहीं है भैया, न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी तो डेफिनेटली इसका डिफेंस सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। थोड़े समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी लगभग $40 बिलियन की, जिसमें फ्रांस उनको सबमरीन सप्लाई करने वाला था। लेकिन वो जो सबमरीन थी वो न्यूक्लियर वाली नहीं थी, वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। तो उस डील को ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई, और यूके और यूएसए के साथ एक नई डील की है, जिसको लेकर फ्रांस थोड़ा सा नाराज है। इंडिया का इसमें क्या रोल रहेगा, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो गया है। देखिए, आपको पता है कि इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है, क्वाड को लेके चाइना हमेशा से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इस ओकस से चाइना और भी ज्यादा चिढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं चाइना का फोकस अभी ओकस से हटके थोड़ा सा क्वाड से हटके ओकस की तरफ चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक इन जो साउथ एशिया है या पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे इंडिया के कंधों पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चाइना को टैकल करने की। लेकिन ओकस की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे आ गया है, तो इंडिया के ऊपर थोड़ा सा बर्डन यहाँ पे कम हो जाएगा, और इंडिया ज़्यादा फोकस कर सकता है अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई खास न्यूज़ नहीं है आज के वर्ल्ड वाली न्यूज़ से। ठीक है, इकोनॉमी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इकोनॉमी में कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहते हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसे कौन इशू करता था? वर्ल्ड बैंक इशू करता था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक इसको डिसकंटिन्यू करने वाला है। क्यों करने वाले हैं? बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस। करप्शन चार्जेस, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, वर्ल्ड बैंक की जो सीईओ थी 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय, और उसके जो एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था, वर्ल्ड बैंक के स्टाफ मेंबर थे जिनका नाम था योंग किम, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और ये जो क्रिस्टीना जॉर्जिविया है, ये उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी। इन दोनों ने मिलकर कुछ झोल किया। वो झोल ऐसा किया कि इन्होंने जानबूझ के चाइना की रेटिंग को इंप्रूव कर दिया। 2017 और 2018-19 की बात मैं कर रहा हूं। चाइना की रेटिंग को इंप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी क्या हुआ, ये जो स्कैम हुआ था इसको अनर्थ कर दिया गया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अभी डिसाइड किया है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को खारिज करेंगे, इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, इसे कंटिन्यू ही करेंगे। इंडिया को लेके भी कुछ बात बोली गई है। इंडिया की भी रैंकिंग काफी अच्छी इंप्रूव कर दी थी उन्होंने। इंडिया की अगर आप रैंकिंग की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो, 2017, 18, 19 में रिपोर्ट रिलीज हुई। इंडिया को इन्होंने बोला टॉप 10 कंट्रीज, द मोस्ट नोटेबल इंप्रूवमेंट जो है इंडिया को टॉप 10 कंट्रीज में रखा गया। सऊदी अरेबिया को नंबर 1 रखा गया, चाइना को भी इसके अंदर में रखा गया। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ हेर फेर किया था और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे इंप्रूव कर दी गई थी 2018-19 में। ठीक है। और इंडिया के देखिए इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी थोड़ी गड़बड़ है। मतलब जो ये चीजें काउंट करते हैं कैसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के लिए इंडिया के केस में ये सिर्फ और सिर्फ 2 सिटीज को कवर करते हैं। कौन कौन सी? मुंबई और दिल्ली। भैया बाकी कंट्री का क्या? इन 2 सिटीज के बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो इसका मेथड भी कहीं ना कहीं बहुत फुल प्रूफ नहीं है। तो मेथड भी अच्छा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, ऊपर से करप्शन भी इसके अंदर हो गया। तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू यहां पे किया गया है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो हमारे जीएस पेपर 3 से आते हैं, इकोनॉमी वाले सेक्शन से। डिलीवरी एप्स टू पे जीएसटी फॉर द रेस्टोरेंट्स, कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल प्लेयर्स में अराइज। देखिए सिंपल सी बात है, वही आपको मैंने बोला, जो स्विगी है, जोमेटो है, अभी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट्स, बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो बीइंग एक्टेड लाइक अ रेस्टोरेंट। इससे छोटे जो प्लेयर है ना, जिनकी सालाना जो रिवेन्यू है वो 20 लाख हुआ करता था, अभी तक ऐसे रेस्टोरेंट को जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया था जिनकी 1 साल की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए होती है। लेकिन अभी ये भी जीएसटी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि भैया स्विगी तो इनसे भी ऑर्डर लेता है। लेकिन सरकार ने बोला है कि ये जो 20 लाख से कम वाले रेस्टोरेंट हैं, हम इनको कंपनसेशन देंगे। वो कंपनसेशन कैसे देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कब होगा, उसको लेके ये जो छोटे रेस्टोरेंट है ना, इनको थोड़ी प्रॉब्लम अभी इनिशियली हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एक बार जो फैसला ले लिया गया है वो फैसला वापस नहीं आएगा। जीएसटी के अंदर अभी ये जो स्विगी है, जो जोमेटो वगैरह है, इनको इंक्लूड हम लोग करने वाले हैं। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो होती है डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट टिल्टेड अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज। ये किसने बोला है? हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल ने। देखिए डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होने वाली है। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मीटिंग कहाँ पे होगी? नवंबर 30 को होगी। 30 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक इसकी मीटिंग होने वाली है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ बयान दिया है। ये बयान कहाँ दिया है? G33। अब ये G33 क्या है? G33 दोस्तों दिखा देता हूं आपको, ये 33 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, G33 इज अ ग्रुप ऑफ 33 कंट्रीज। इसको आप फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर भी कह सकते हो। इसको स्पेशली बनाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को रखने के लिए डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत सारी कंट्री हैं इसके अंदर, आप इनका नाम भी यहाँ पे देख सकते हो। और मोस्टली इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि इंडिया तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। अब डब्ल्यूटीओ में क्या प्रॉब्लम है? डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एग्रीकल्चर सब्सिडी को सपोर्ट नहीं करते। अब डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सब्सिडी देती हैं। इंडिया जो है ना, हम क्या करते हैं? हम बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे प्रोक्योरमेंट करते हैं, पीडीएस सिस्टम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए।
तो डेवलप्ड जो कंट्री है ना वो इंडिया के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि आप लोग इतना ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स का वायलेशन है। इंडिया कहता है कि नहीं भैया, वो प्रोक्योर करना मेरी मजबूरी है, बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर पॉपुलेशन है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे प्रोक्योर करना पड़ता है, मुझे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हमेशा डब्ल्यूटीओ में टसल चलता रहता है, स्पेशली इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा प्रोक्योर करता है ना, पीडीएस सिस्टम के तहत। तो इसी केस में, इसी मामले में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होने वाली है, तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने बयान जारी किया है। वो थोड़ा सा उन्होंने डेवलप्ड कंट्री को मतलब एक समय इनडायरेक्टली तरीके से गरियाया है ना, कि आप लोग हमेशा हमारा टेक केयर कभी नहीं करते, आप अपनी अपनी सोचते हो, वो सारी बातें यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए। इंडो पैसिफिक में चाइना वाला मैंने आपको एंगल पूरा अलग से बता ही दिया, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है, ये ओकस के बारे में ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो डेट वेट है, ये बैड बैंक वाला टॉपिक मैंने कल करवा दिया था, तो ये वही दोबारा से रिपीट हो गया है कल वाला, तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है, अदरवाइज मैंने आपको कल करवा दिया था। ठीक है, और ये वाला जो है ब्रेकिंग द ग्लास वॉल्स, ये आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके और चाहे तो आप सेव कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि टॉक्स अबाउट द वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम। वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम मतलब जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं ना, इनके अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन इंडिया में कम है, लेकिन जो लो पेइंग जॉब्स होती है वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। तो इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वीमेन पार्टिसिपेशन उन सेक्टर्स में भी बढ़े जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जो मैथमेटिक्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर हैं, वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है, अगर आपके पास समय है तो इसे जरूर पढ़ें, ये रिकमेंडेड है। आज हम जो करने वाले हैं वो ये है, अ जॉब टू डू, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज येट टू रिसीव द अटेंशन इट डिजर्व्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए 17 सितंबर कल था, ओपोजिशन पार्टीज वालों ने कल क्या मनाया पता है? कल उन्होंने मनाया नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। क्यों मनाया गया? क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बावजूद भी हमारी कंट्री में जो सरकारें हैं, चाहे आप इस वाली को देख लीजिए, चाहे आप पिछले वाली को देख लीजिए, चाहे फ्यूचर में आने वाली सरकारें होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे नहीं रहता है। ये एक हार्श रियलिटी है, बड़ी ही एक बिटर रियलिटी है ना। उसके बारे में ही ये पूरा आर्टिकल एक इन्होंने दिया है। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। इन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 8.3%, जुलाई के महीने में ये थी 7%, जून में ये थी 7%, मई में थी 18.8%। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ओवर पिछले 5-6 महीने में कम हो रही है। आपको लग रहा होगा कि सर 7%, 8% तो बहुत कम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 2017 में इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी 6.1%, 6.1%, जो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। क्योंकि 2017-18 से पहले इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी ना वो अराउंड 3% हुआ करती थी, जो अचानक से 2017-18 में एकदम 6% हो गई, जो पिछले 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा थी। अभी तो आप छोड़ दीजिए, अभी तो 7-8% पे चल रहा है, ये तो पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा है। इसको छोड़ दीजिए चलिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा पेंडेमिक का एक्सक्यूज हो जाता है, क्योंकि पेंडेमिक है इस वजह से हो गया होगा, लेकिन 2017-18 में तो कोई पेंडेमिक नहीं था। उस समय पे भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा थी, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है हमारी कंट्री में, उसके कौन पब्लिश करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दो चीजें हैं जो पब्लिश करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है एनएसएसओ, एनएसओ भी कह सकते हो। एनएसओ क्या करता था, ये 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता था। अब 5 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो बाद में इन्होंने क्या किया, एनएसएसओ ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे कहा गया पीरियोडिक, देखिए आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैंने ये यहाँ पे आपके लिए निकाल रखा है। इसे कहा जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके बारे में भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, आई रिमेंबर दैट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय एनएसओ, क्योंकि जो पीएलएफएस है ये आपको हर क्वार्टर में, हर 3 महीने के बाद डेटा देता है। ठीक है, तो ये 2 डेटा देता है, एक डेटा देता है क्वार्टरली 3 महीने में, और एक डेटा देता है ईयरली, हर साल में।
जो क्वार्टरली डेटा देता है वो देता है अर्बन सेक्टर में, और जो ईयरली डेटा देता है वो अर्बन प्लस रूरल सेक्टर में। तो ये भी आपको याद रखना है। जो PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो आपको 3 महीने में डेटा देता है। तो इसने जो अभी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है इस समय बहुत ही ज्यादा। लेकिन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी एक पॉलिटिकल टूल नहीं रहा है। जब भी इलेक्शन कैंपेन होते हैं या सरकार जो डिसीजन लेती है, इन्फ्लेशन वाला मुद्दा ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन के बारे में हर सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है जब भी महंगाई बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व आपको पता होगा, इकोनॉमी के एक कॉन्सेप्ट होता है फिलिप्स कर्व के अंदर ही ऐसा होता है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स इन्फ्लेशन अच्छी होती है अगर वो एक लिमिट तक रहे, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो वो नुकसान करती है। लेकिन इन्फ्लेशन हमेशा से ही सरकार का एक सेंटर पॉइंट रहा है। क्यों रहा है वो सबको पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट इंपैक्ट होती है। इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा तो पूरा बैंकिंग सेक्टर, पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से सरकार इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। अगर हम माने कि इस समय हमारे देश में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से सरकार, हमारी कंट्री की सिर्फ और सिर्फ 3% जनता इंपैक्ट हो रही है। भैया 3% में क्या ही फर्क पड़ेगा, सरकार को फर्क नहीं पड़ता 3% से, इसीलिए सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती है। हमारी कंट्री में एक और भी बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए उसी आदमी को दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है, तुम्हारे अंदर ही टैलेंट नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तुम काम चोर हो। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं रादर देन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। यह हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम कहते हैं कि यू आर नॉट स्मार्ट एनफ, आप और ज्यादा वर्क हार्ड करिए, आप अपने दिमाग को तेज कीजिए, आपको काम मिल जाएगा। आपने सभी ने देखा होगा, अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो हम उस इंडिविजुअल के ऊपर ही उसको दोष ठहरा देते हैं कि तुम ही पढ़े लिखे नहीं हो, नाकारा हो, निकम्मा हो, स्किल नहीं है तुम्हारे पास। सरकार को दोषी नहीं ठहराते हैं क्योंकि सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करा रही है। इसी वजह से जॉब के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि काम तो लोगों के पास है नहीं, तो इसकी वजह से वो रिजर्वेशन के लेके जो है वो क्रिएट करती है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इस आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है कि सरकार देखे वो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कितने लोग हमारे यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पार्टिसिपेशन इंडिया में कम हुआ है। अभी इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 40% के लगभग है, जबकि पूरी दुनिया में वो 60% के लगभग है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे बता दूं कि इंडिया में जो ये लेबर पार्टिसिपेशन है वो मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। वो कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होती है। हमारी कंट्री में 100 करोड़ लेबर फोर्स है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ लोग ही सैलरीड जॉब्स में हैं, जिनके पास सैलरी है, जो फॉर्मल सेक्टर में है। भैया बाकी 92 करोड़ लोगों का क्या, ये बाकी के बचे हुए जो लोग हैं ना, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो फार्मर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रेडी की दुकान लगा रहा है, सब्जी की दुकान वगैरह लगा रहा है ना। तो इंडिया में जो 92 करोड़ लोग हैं ना, इनकी एम्प्लॉयमेंट डेटा को कैलकुलेट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे आप इनको कैलकुलेट करोगे, किसको काम मिला, कितना काम मिला, कितनी देर काम मिला। देखिए हमारी कंट्री में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 डेज एक वीक में। अगर आपको हर रोज 1 घंटा काम मिल रहा है, इसका मतलब आप एम्प्लॉयड हो। इस तरह का जो मेजरमेंट है ये अपने आप में ही फॉल्टी है। अरे भैया एक दिन में 1 घंटा काम मिलने को आप एम्प्लॉयड थोड़ी बोलोगे, लेकिन सरकार तो बोलती है, क्योंकि इस आंकड़े को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ी समस्या है।
दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में जॉब्स नहीं हैं, तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बेचारे वापस जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जॉब्स नहीं हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसलिए लोगों को मजबूरन फार्म्स की तरफ जाना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ रहा है, और वहां पे जिसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोग जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जॉब्स नहीं होती हैं। लोग बेचारे काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? हाई प्रोडक्टिविटी के लिए और बेटर क्वालिटी जॉब्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन अनफॉर्मल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या बताया गया है? वो बताया गया इन्वेस्टमेंट। सरकार को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे, इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आए। ठीक है, जिसकी वजह से जो सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ेगी। जब कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई साइड की समस्याएं दूर होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जनता को भी सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जो जनता नहीं करती है जितना होना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।